Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड द टॉपिक इज क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन। सही है, नर्सिंग रिसर्च टॉपिक क्या है? क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन। सही है, या सिंपल यू कैन से क्वालिटेटिव रिसर्च। इससे पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्या, इसके लिए हम डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं और इसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव में मेन डिफरेंस क्या है और क्वालिटेटिव के लिए हम डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव हम कब करते हैं और इसके टाइप कितने हैं। सही है, एक दो टाइप की चीज़ें होते हैं ना, एक आप किसी चीज़ की क्वांटिटी को मालूम करते हैं और आप किसी चीज़ की क्वालिटी को मालूम करते हैं। हमारे पास टू टाइप डाटा होते हैं। कितने टाइप डाटा होते हैं? टू टाइप। एक को हम कहते हैं, कौन सा है? डाटा एक है न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, और एक है नॉन न्यूमेरिकल डाटा। सही है, न्यूमेरिकल डेटा का मतलब क्या है? वो डेटा जिसको हम नंबर में शो करते हैं। किस चीज में? नंबर में, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं? न्यूमेरिकल से NU से मतलब नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हाइट है तो हाइट को हम किस चीज में शो करते हैं कि आपकी हाइट कितने हैं? फॉर एग्जांपल 5 फीट है, ठीक है, या अगर आप सेंटीमीटर में तो 167 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो ये 167, या अगर आपकी वेट की हम बात करें, वेट, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके 60 kg है। सही है, या अगर टेम्परेचर की बात करें हम कहते हैं 37 सेंटीग्रेड है, या अगर BP की बात करें हम कहते हैं 120/80 है। तो ये सारी जो है क्या है, 37, 120, 60 ये नंबर है। तो ऐसा डेटा जो आप नंबर में उसको शो करते हैं उसको कहते हैं न्यूमेरिकल डेटा। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास कौन सी डेटा होते हैं? न्यूमेरिकल डेटा, क्योंकि उसको आप काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट। लेकिन हर चीज को काउंट करना इज नॉट पॉसिबल। हर चीज को काउंट नहीं कर सकते। वैल्यू को आप काउंट कर सकते हैं, इमोशन को आप काउंट कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल को आप काउंट कर सकते हैं, बिलीफ को आप काउंट कर सकते हैं, मोटिवेशन को आप काउंट कर सकते हैं। आप ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि इसकी जो मोटिवेशन है वो 30 kg है या इसकी मोटिवेशन जो है ये 60 लीटर है। आप कभी ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको हम टेक्स्ट, इमेजेस और वर्ड में हम उसको, या वीडियो फॉर्म में हम उसको करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन न्यूमेरिकल डेटा। क्या? नॉन न्यूमेरिकल डेटा। आपके पास जो टेक्स्ट है, आपके पास जो वर्ड है, अल्फाज, ठीक है, तो उसको कहते हैं नॉन न्यूमेरिकल डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा में जो, क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डेटा हम यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं? नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों करते हैं इसकी डिफिनेशन को हम बाद में लिखेंगे। पहले इसके बैकग्राउंड कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब है क्या। सही है, जब भी आप किसी ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करते हो, क्या? व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जामिन और व्हेन आर यू गोइंग टू स्टडी अ ह्यूमन बिहेवियर, तो इसके लिए हमें कौन सी डेटा, कौन सी रिसर्च करनी पड़ेगी? क्वालिटेटिव रिसर्च। व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग, आप किसी चीज की क्वालिटी को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कौन सी रिसर्च करोगे? क्वालिटेटिव रिसर्च। इफ यू नीड एन डेप्थ इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप कौन सी रिसर्च को करोगे? क्वालिटेटिव रिसर्च को आप करोगे। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में एक मेन डिफरेंस जो है वो है कि इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। क्या होते हैं? डायरेक्ट इंटरेक्शन विद योर पार्टिसिपेंट। आपकी जो पार्टिसिपेंट है उससे आपकी जो ऑब्जर्वर है या जो रिसर्चर है उसकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। किस तरह डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं? देख, अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो हम ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चनर भेज सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम जाए और उस पार्टिसिपेंट से हम मिले, हम उसको क्वेश्चनर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारे उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं आती। इस क्लास में अगर किसी और कॉलेज से
कोई भी स्टूडेंट्स अगर रिसर्च कर रहे हैं और वो आप लोगों की 7th सेमेस्टर पे कर रहे हैं, वो आएंगे तो ये लाजमी नहीं है कि वो यहाँ स्टेज पे खड़े हो कि आपके साथ सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें। वो क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके हर एक स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगी, सही है। लेकिन क्वालिटेटिव में चूंकि आप इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं या आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, वर्बली क्वेश्चनिंग होते हैं उसमें, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं उसमें, या अगर ग्रुप में भी है तो दिस इज अ इंटरेक्शन। तो 3 चीज़ें इसमें आप याद कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट कि जब भी आप किसी ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करना चाहते हो, सो देन यू विल डू क्वालिटेटिव स्टडी। दूसरा, जब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन एंड डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए आपको किसी भी फिनोमिना के ऊपर, किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी की बिहेवियर के ऊपर, किसी की इमोशन, किसी की मोटिवेशन, किसी की वैल्यूज, बिलीफ, ठीक है, कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जब आप उसको मालूम करना चाहते हैं और आपके पास इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, सो देन यू विल डू क्वालिटेटिव स्टडी। और तीसरा क्या है कि इसमें डायरेक्टली इंटरेक्शन होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं ना, आप उसको डिफाइन कर सकते हो अभी कि क्वालिटेटिव स्टडी रिसर्च डिज़ाइन वो रिसर्च डिज़ाइन है जिसमें रिसर्चर या ऑब्जर्वर क्या कर मालूम करना चाहते हैं, दे वांट टू फाइंड आउट या दे वांट टू एग्जामिन व्हाट ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। और कौन सी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, एंड डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसमें डायरेक्टली इंटरेक्शन होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्वालिटेटिव में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर आप फॉर एग्जांपल आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो एनपी हुआ हुआ है, ठीक है, उसके आप कह सकते हैं कि उसकी मैं एट दैट टाइम व्हाट वाज हिज और हर फीलिंग, मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या थे जब उसने पहली बार सुना उसको, या किसी ने बताया, या उसने पहले देखा कि आप एनपी हो। सो उसकी उस टाइम मतलब तासुरात कहते हैं ना, किस तरह की तासुरात थी, किस तरह की उसकी फीलिंग थी, ये मैं मालूम। सो दिस इज एक्सपीरियंसेस। ये क्या है? एक्सपीरियंसेस है। तो उसको मैं किस तरह मालूम कर सकता हूँ? देख, एक तो मैं उससे ये डेटा लूंगा जो क्या हो, एनपी हो। आप तो मुझे नहीं बता सकते ना, ये मुझे वही स्टूडेंट बता सकते हैं जो एनपी हो। तो जब भी आप किसी इवेंट, किसी फिनोमिना या किसी इंसिडेंट के ऊपर आप रिसर्च करते हो, आप किसी के एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाहते हो, आप किसी की इमोशन को मालूम करना चाहते हो, आप किसी की मोटिवेशन को मालूम करना चाहते हो, आप किसी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स को मालूम करना चाहते हो, सो देन यू विल डू क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है? देख, इसमें जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं ना, सैंपल साइज, सबसे पहले यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि क्वालिटेटिव रिसर्च हम क्यों करते हैं और इसकी मतलब क्या है? हमें जब वो डेटा जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ता है इसके लिए, कब जब किसी चीज़ को क्वालिटी आप मालूम करना चाहते हैं, जब इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आपके पास हो, मालूम करना चाहते हैं, आप किसी की बिहेवियर को एग्जामिन करना चाहते हैं, तो ये आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं। इसकी टाइप को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेटा कलेक्शन यानी मेथोडोलॉजी। क्या डिस्कस करते हैं? मेथोडोलॉजी। इसकी मेथोडोलॉजी है क्या, किस तरह हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी में क्या है? मेथड। ठीक है? तो अगर हम मेथोडोलॉजी की बात करें कि डेटा को हम किस तरह कलेक्ट कर सकते हैं, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हम इसमें कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे, नॉन न्यूमेरिकल डेटा। सही है? और हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? डिटेल इंफॉर्मेशन। तो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको तब मिलेंगी जब आप कौन से क्वेश्चन करोगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन करोगे। ठीक है? अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन करोगे तो आपके पास देख, इंटरव्यू 2 टाइप के इंटरव्यूज होते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा था। एक क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम करते हैं और एक क्वालिटेटिव में। हमने कहा था कि क्वांटिटेटिव जो रिसर्च में इंटरव्यू करते हैं उसमें आपके पास एक स्ट्रिक्ट और एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनर होते हैं। आप लिमिटेड इंफॉर्मेशन, मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग वाइवा देते हो ना ऑस्पियास की, ठीक है? उसमें स्टेशन होते हैं, नॉन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर स्टेशन में क्या होते हैं, क्या करते हैं? वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं, और उसके हाथ में क्या होते हैं? चेकलिस्ट। आपसे पूछते हैं कि अच्छा मुझे बता दी, जब आप एनजी पास करोगे तो आप किस तरह पास करोगे? तो आप सारे स्टेप बताते कि सबसे पहले मैं डॉक्टर के ऑर्डर को देख लूंगा कि प्रिस्क्राइब किया उसने या नहीं। अगर वो है उसमें तो वो टिक करेंगे।
अगर वो पॉइंट इसमें नहीं है उस चेकलिस्ट में तो उसको टेक नहीं करेंगे। मतलब आप अपने आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, अपनी वही इंफॉर्मेशन देनी है जो आपसे पूछा गया है, ठीक है। और आपके जो एग्जामिनर है वो उस चेकलिस्ट से इधर उधर वो नहीं जा सकते, मतलब जो चेकलिस्ट में है उसके ऊपर ही आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरव्यू है आपकी जो आस्पी आस्की है या जो आप किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो हम उसको क्या कहते हैं कि क्वांटिटेटिव के लिए। क्वालिटेटिव में ये नहीं होता। क्वालिटेटिव में मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप इस तरह की प्रोसीजर करोगे तो आप किस तरह करोगे, आप मुझे अपनी कहानियां बता रहे हो, उसमें मैं स्ट्रिक्ट रूल के ऊपर नहीं जा रहा, सही है। तो यहाँ पे आपके पास नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप मेथड क्या है, सबसे पहले क्या है मेथड, हाँ, रिव्यू डॉक्यूमेंट्स। मतलब कहाँ से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी मेथड है जिसके थ्रू आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द, क्योंकि रिसर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाटा कलेक्शन। और डाटा कलेक्शन को हमने डिफाइन किया है कि डाटा कलेक्शन का मतलब क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेंट से डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। ये सारी डाटा कलेक्शन में आते हैं, सही है। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर कि मैंने सबसे पहले जीसी से परमिशन ली, एसआरबी से परमिशन ली, फिर जो डिपार्टमेंट है वहाँ से परमिशन ली, फिर मैंने कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवा दिया, फिर इसके बाद मैंने डाटा कलेक्ट कर दिया थ्रू क्वेश्चन या थ्रू इंटरव्यू, थ्रू फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाटा कलेक्शन प्रोसीजर, सही है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, रिव्यू डॉक्यूमेंट्स। रिव्यू डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, ठीक है। रिव्यू डॉक्यूमेंट्स मतलब आपको डाटा चाहिए ना, डाटा चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी इवेंट ले लें, आप डिजास्टर ले लें, डिजास्टर अर्थक्वेक ले लें, जो जलजले आते हैं ना उसके ऊपर स्टडी, या जो अभी रिसेंटली जो फ्लड आया हुआ है बुनेर में, आप उसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं ना। ये तो हिस्टोरिकल स्टडी है, ये इसके टाइप है क्वालिटेटिव की, लेकिन स्टडी करना चाह रहे हैं ना, किस तरह आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं ना, कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने इंजर्ड जो है वो हॉस्पिटल आ चुके थे। तो ये है रिव्यू डॉक्यूमेंट्स, आप हॉस्पिटल से डाटा ले रहे हैं। इसके अलावा आप मीडिया न्यूज़पेपर में जो आई हुई है, आप न्यूज़पेपर से भी ले सकते हैं ना, कितने लोग जो है वो मारे गए हैं इसमें, मतलब मर चुके हैं, नॉट मारे गए हैं बिकॉज इट्स, ठीक है। तो ये क्या है, रिव्यू है। या इस पे अगर किसी ने स्टडी की है, इस पे अगर किसी ने स्टडी की है, आप उसकी लिटरेचर को रिव्यू कर रहे हो कि अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर कितने जो है मतलब उसमें नुकसान हुआ है। तो ये है रिव्यू डॉक्यूमेंट्स। रिव्यू डॉक्यूमेंट्स में अब जो प्रीवियस स्टडीज होते हैं या जो प्रीवियस रिकॉर्ड होते हैं उससे आप डाटा को कलेक्ट करते हैं। वो न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं, वो जर्नल्स भी हो सकते हैं, वो बुक्स भी हो सकते हैं, वो आपकी जो हॉस्पिटल डाटा भी हो सकते हैं, कहीं से भी। लेकिन आप किसी और सोर्स को यूज़ करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स है, एग्जिस्टिंग डाटा है, और आप उसको लेते हैं। तो क्वालिटेटिव में भी हम रिव्यू डॉक्यूमेंट से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, क्लियर। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ऑब्जर्वेशन की मैंने आपको एक शॉर्ट डिफिनेशन बताई थी कि थ्रू योर सेंसेस आप जिस चीज को, जिस डाटा को भी कलेक्ट कर सकते हो ना, दिस इज ऑब्जर्वेशन। आप देखते हो ना, अगर मैं आप लोगों को देखता हूं और आप सब परेशान परेशान नजर आ रहे हो आपकी मूड से ना, तो मैं डाटा कलेक्ट कर सकता हूं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्यों ये सारे परेशान हैं। सो ये आप, अगर आप किसी पेशेंट के पास जाते हो और उससे स्मेल आते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि मतलब स्मेल किस चीज़ की है। मे बी सीबीआर पेशेंट है और उसने जो है स्टूल पास की हुई है, मे बी उसके ओन है और वो उसके ड्रेसिंग नहीं हुई है और मतलब उसमें इन्फेक्शन आ चुकी है, जो भी है आप स्मेल के थ्रू आप असेस कर सकते हैं उसको। आई वॉच के थ्रू आप कर सकते हैं, हियरिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है बहुत ज़्यादा क्राइंग और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, चिल्ला रही है वगैरह वगैरह, तो आप कर सकते हैं ना। अगर आपके सामने कोई बातें कर रहे हैं और बाहर क्लास से बाहर कोई जो है बाहर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा तेज़
एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, तो हम अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं ना कि मतलब बाहर कोई कन्फ्लिक्ट हो रही है, कोई झगड़ा है, ये जो बात करते हैं किस तरह करते हैं। क्लियर? तो मतलब थ्रू योर सेंसेस, इस क्लास में गर्मी है या सर्दी है, तो हम फील करते हैं ना। तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन की बहुत ज्यादा टाइप है, हम उसमें नहीं जा रहे। एक होते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं, कंसील ऑब्जर्वेशन होते हैं, ओपन ऑब्जर्वेशन होते हैं। मतलब ये आप लोगों की लेवल की बात नहीं है, इतनी ज़्यादा डिटेल से हम नहीं जाएंगे, देन यू विल बी कंफ्यूज। सिर्फ पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देख, ऑब्जर्वेशन का मैं एक सिंपल आपको एक वो बता देता हूँ, जिस तरह सर्वेलेंस की हमने बात की ना। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आपने एक कैमरा लगाया हुआ है, इस क्लास में एक कैमरा लगा हुआ है, मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं हर चीज़ को देखता हूँ, ठीक है, क्या हो रहा है, कौन क्या करते हैं, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप जो है सेंस कर रहे हो, स्मेल कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, जो भी है सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब एक है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एक है नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? जब ऑब्जर्वर खुद पार्टिसिपेंट बन के ऑब्जर्व करते हैं। इसके एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। आई एम अ नर्स, ठीक है, मैं जब खुद ऑब्जर्वेशन करता हूँ, जैसे नॉन पार्टिसिपेंट, मैं जाता हूँ और मैं सिर्फ देखता हूँ कि मतलब इस हॉस्पिटल में स्टाफ किस तरह काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द किस तरह उसकी कम्युनिकेशन है, दिस इज द नॉन पार्टिसिपेंट। लेकिन पार्टिसिपेंट क्या है? अगर मैं खुद बीमार हो के हॉस्पिटल चला जाऊँ, ठीक है, मैं नर्स को बुलाता हूँ या बुलाते हूँ, वो नहीं आते, 1 घंटा बाद आते हैं, ठीक है। मैं जब उसके साथ बात करता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे मूड में मेरे साथ बात करते हैं जैसे पता नहीं दुश्मनी है मेरे साथ उसकी, ठीक है। या अगर वहाँ की मतलब जो हाइजीनिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा पुअर है, सही है, जो प्रोसीजर करते हैं, जो टच करते हैं, आपको भी टच करते हैं, सारे पेशेंट को टच करते हैं, हैंड वॉशिंग नहीं है, तो ये भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना। लेकिन दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज मैं खुद पार्टिसिपेंट हूँ, मैं खुद अब मतलब मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही है, मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक है सिर्फ देखना, एक पार्टिसिपेंट होके ऑब्जर्व करना, तो जैसे नॉन पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सही है जी, क्लियर। इसके बाद क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन, ठीक है। जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं उसको इंटरव्यू कहते हैं। एक क्वालिटेटिव इंटरव्यू है, क्वांटिटेटिव अभी हमने डिस्कस कर लिया। क्वालिटेटिव में हम 3 टाइप के, जब भी हम देख, इंटरव्यू का मतलब ये है ना कि आप किसी से वर्बली क्वेश्चन करते हो और वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू। व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चनिंग, बट कौन सी टाइप के? वर्बली आप किसी क्वेश्चन करते हैं ना। देख, आप लोग जब एडमिशन के लिए यहाँ पे आए थे या जो न्यू लोग आते हैं तो क्या करते हैं? टेस्ट भी देते हैं और टेस्ट के बाद क्या करते हैं? इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या होते हैं? आपसे क्वेश्चंस होते हैं ना, आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, आपसे आपकी जो मतलब आपकी जो एजुकेशन है उसकी बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चनिंग जो है आपकी कोर्स से आपसे की जाते हैं। सो जैसे आप इसमें क्वेश्चनिंग होते हैं, वो क्वेश्चनिंग किस तरह होते हैं? वर्बली क्वेश्चनिंग होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आपको ये पेपर दे दे और कहते हैं कि आप खुद पढ़ ले और मुझे आप आंसर दे दे, ऐसा नहीं है। वो आपसे पूछते हैं और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो है ना वर्बली क्वेश्चनिंग और उसको रिस्पॉन्ड करना, दिस इज इंटरव्यू। इंटरव्यू फेस टू फेस भी है, इंडिविजुअल बेस भी है, ग्रुप बेस भी है, कंप्यूटर असिस्टेंट, ये सारे हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होते हैं जिसमें वर्बल क्वेश्चन होते हैं और उसको आप रिस्पॉन्ड करते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू। क्लियर। अब इंटरव्यू को जब आप, इसके लिए जो इंटरव्यू गाइड आप यूज करते हैं ना, जो क्वेश्चनर यूज करते हैं आप, वो 3 टाइप के क्वेश्चनर होते हैं। आप डिटेल्स इसलिए नहीं जाएंगे कि डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है स्ट्रक्चर, एक है अनस्ट्रक्चर और एक है सेमी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्वेश्चनर वो क्वेश्चनर होते हैं जो आपके पास ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं, आपकी जो पार्टिसिपेंट्स है आप उससे सिर्फ वही प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनिंग करते हैं, वो आपको आंसर करते हैं, उसमें आप ना कुछ ऐड कर सकते हैं और ना कुछ आप रिमूव कर सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर ये है कि आपके पास कुछ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनिंग होते हैं
लेकिन आप उसमें कुछ ऐड या रिमूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट। और अनस्ट्रक्चर यह है कि आपके पास कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस आप जाके जो दिल में आए, लेकिन इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें टाइमिंग की भी इशू है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन में आप 3 घंटे लगा दें क्योंकि कुछ है नहीं ना, गाइडिंग नहीं है आपके पास, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर? 4 नंबर पे क्या है? मेथड ऑफ स्टडी कलेक्शन। किस तरह हम स्टडी को कलेक्ट कर सकते हैं? फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन इसमें 6 to 10 पीपल होते हैं, 6 to 10 पीपल। देख, फोकस ग्रुप डिस्कशन हम कब करते हैं? कब करते हैं? इंटरव्यू से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ना, तो व्हाई वी यूज फोकस ग्रुप डिस्कशन? जब हमें मल्टीपल आइडियाज की जरूरत होते हैं, मल्टीपल आइडिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस क्लास में मैंने 6 स्टूडेंट बैठा दिए है ना, और मैं इससे पूछता हूं कि अच्छा मुझे बता रही कि ये जो मिड टर्म एग्जामिनेशन है जो हम अरेंज करते हैं, क्या ये तरीका ठीक है या इसको चेंज करना चाहिए? तो आप देख, अगर 6 या 7 या 8 9 10 जितने भी लोग हैं, अगर 6 स्टूडेंट्स हैं तो 6 डिफरेंट आइडिया आ जाएंगे, अगर 7 है तो 7 डिफरेंट आइडिया आ जाएंगे। कोई कहेंगे ये जो MCQs है ये नहीं होनी चाहिए, कुछ ACQs और कुछ MCQs होने चाहिए। कोई कहेंगे नहीं सर ये बस इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चनिंग मतलब आप होनी चाहिए वाइवा की तरह। कोई कहेंगे कि बस मिड टर्म का क्या फ़ायदा है, वो उसको निकाल लें, वैसे भी टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ आइडियाज़ होंगे ना, तो जब आपको मल्टीपल आइडियाज़ चाहिए तो फिर आपके लिए बेस्ट कलेक्शन क्या है? फोकस ग्रुप डिस्कशन है। और इसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट्स या कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? 6 to 10। इसमें एक स्मॉल ग्रुप है, एक लार्ज ग्रुप है, इस पे हम नहीं जा रहे, ठीक है, लेकिन इतने पार्टिसिपेंट इसमें होते हैं और हम ग्रुप को स्टडी को मतलब डेटा को कलेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, कि क्वालिटेटिव स्टडी डिज़ाइन में आप किस तरह डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा एक चीज़ और याद रखिए, सैम्पलिंग एंड सैंपल साइज। ठीक है, सैम्पलिंग एंड सैंपल साइज। सैम्पलिंग क्या है? एंड सैंपल साइज। देखिए, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ या सिलेक्शन ऑफ सैंपल। सिलेक्शन को कितने टाइप है? 2 टाइप है, एक है प्रोबेबिलिटी और एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो क्वांटिटेटिव में तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक पे जाओगे, आप हर पार्टिसिपेंट को इक्वल चांस दोगे, लेकिन क्वालिटेटिव में हम प्रोबेबिलिटी को नहीं करते, हम कौन सी करते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी। क्यों? मतलब ये ठीक तो नहीं है ना, हम हर एक को इक्वल चांस क्यों नहीं देते? हाँ, हमें वही पार्टिसिपेंट चाहिए ना। देख, हम अगर एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाहते हैं ना, एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाहते हैं तो हम उससे मालूम कर सकते हैं जिसके ऊपर वो इवेंट गुजरा है। ठीक है, अगर वो विक्टिम है, अगर विक्टिम नहीं है, यहाँ पे देख, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे बता दी जो बुनेर में जो अभी रिसेंटली जो फ्लड आया हुआ था, सैलाब, आपके क्या ख्यालात थे? तो इसके क्या ख्यालात हो सकते? ये तो खुद विक्टिम है नहीं, ये तो मुझे वो बता सकते हैं जो उसी टाइम वहां पे मौजूद थे, जिसने अपने आंखों से देखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, वो हमें बता सकते हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो मुझे ये बता रहे हैं कि भाई जो भी है आपने इतनी लेने हैं, तो हर एक अपने स्वात वालों को भी चांस देना है, अपने बुनेर वालों को भी चांस देना है। आप मलकन डिवीजन में कर रहे हो ना स्टडी, आप दीर वालों को भी चांस दे दें, तो ऐसा नहीं है। आप देख, अगर एक घर में 10 फैमिली मेंबर हैं, एक घर में 10 फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो मुझे ये बता रहे हैं कि सबको इक्वल चांस दे रहे हैं, लेकिन नहीं, उस 10 में से जितने के ऊपर गुजरा है ये इंसिडेंट, मुझे सिर्फ उससे स्टडी डेटा लेना है।
सो दैट्स वाई इसमें प्रोबेबिलिटी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किससे उस वमेन के जिसके पास डिलीवरी पे उसके सेक्शन हुई है, आप उसके एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाहते हैं, तो क्या आप सारे फीमेल को इंक्लूड करेंगे जो जिसकी डिलीवरी हुई है? नहीं, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसमें हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर जाते हैं, ठीक है। क्लियर यहां तक? अगर हम सैंपल साइज की बात करें तो जो क्वालिटेटिव है ना, इसके सैंपल साइज क्या होते हैं? स्मॉलर देन क्वांटिटेटिव। क्यों? ड्यू टू इसका जो सैंपल साइज है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डेटा सैचुरेशन। डेटा सैचुरेशन का मतलब क्या है? when there is no any new information comes from the data from the participant, जब हमारे पास कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं आती, सारी वही पुरानी कहानियां बता देते हैं, तो इसको कहते हैं डेटा इज सैचुरेटेड, देयर इज नो एनी न्यू इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास टेंटेटिव जो है वो 10 to 15 होते हैं मोस्टली। कितने होते हैं? 10 to 15। इतने में आपके जो डाटा है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, लेकिन इट्स नॉट अ फैक्ट्स, ये फैक्ट्स वगैरह नहीं है, इट्स अ टेंटेटिव। आप लोगों की डेट शीट आते हैं ना, टेंटेटिव डेट शीट। आप लोगों का पहले टेंटेटिव डेट शीट ये था कि मैं भी द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आप लोगों की एग्जाम होंगी। अभी आप लोगों की एग्जाम हो गया? नहीं हुआ ना। तो ये मतलब नहीं है कि टेंटेटिव जो डेट होते हैं, जो फिगर होते हैं, वो 100% ठीक होते हैं। वो आसपास के बता देते हैं कि मतलब इतना। तो ये 10 से कम भी हो सकते हैं, 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो सैंपल साइज है, क्वालिटेटिव के सैंपल साइज वो कम होते हैं एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव के सैंपल साइज, ठीक है। क्लियर? अगर हम क्वेश्चनर की बात करें, किस चीज की? क्वेश्चनर की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव के जो क्वेश्चनर होते हैं उसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं? देखकर अगर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन एर की आप बात करें तो जो क्वांटिटेटिव है इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव होते हैं इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग होते हैं। क्लियर? क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सही है। अगर हम इसकी एनालिसिस की बात करें, एनालिसिस की, डेटा एनालिसिस की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव में कौन सी एनालिसिस होता था? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वांटिटेटिव में कौन सा होता था? स्टैटिस्टिकल, जिसमें हम क्या यूज करते थे? एसपीएसएस। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को यूज करते थे ना हम इसमें, ठीक है। और इसमें आप क्या मालूम करते हो? मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। वेरिएंस को आप मालूम करते हैं उसमें, एनोवा, टी टेस्ट, ठीक है। ये सारी स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है हम उसमें करते थे क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसमें डाटा को फीड करें, आप ऑटोमेटिक आपको दे देंगे। लेकिन जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस ये मुश्किल है। इसमें हम क्या करते हैं मोस्टली? इसमें हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। थीमेटिक एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस का मतलब क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? वी जनरेट थीम्स, इसमें हम थीम्स बनाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड थीमेटिक एनालिसिस। किस तरह बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
अब डेटा जो कलेक्ट करते हैं ना फॉर द क्वांटिटेटिव, वो तो हमारे पास क्वेश्चनर फॉर्म में आते हैं ना, क्वेश्चन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको टेक मार्क करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं ना, वो मोस्टली थ्रू टेप रिकॉर्डिंग हम करते हैं। आपके पास टेप होते हैं, आप उसमें रिकॉर्डिंग करते हैं, सही है। आजकल तो मोबाइल है, आप मोबाइल में भी इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखें कि इसकी भी आपने, आपकी जो पार्टिसिपेंट है उससे आपने कंसेंट लेने हैं कि मैं आपके जो वॉइस है उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपने चुपके से जो है ना अपने जेब में अपनी मोबाइल रखा हुआ है और आप उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहे हो। खुदा ना खास्ता अगर उसको पता चले तो, ठीक है। एक तो ये है कि फिर वो कॉन्शियस हो जाएगी कि मतलब कुछ तो है, ये मेरी आवाज़ क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि मतलब ये इलीगल है। आप किसी की परमिशन के बगैर आप किसी की कोई भी डेटा जो है उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप जब भी कंसेंट फॉर्म लोगे तो कंसेंट फॉर्म में आपने इसको ये मेंशन करने हैं कि कौन सी मेथड से मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा। अगर टेप रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने टेप रिकॉर्डिंग की परमिशन लेनी है, ठीक है। तो आपके पास एक टेप हो या आपके पास एक मोबाइल हो, आप उसमें आप उससे क्वेश्चनिंग करोगे, वो सारी जो इंटरव्यू है आप रिकॉर्ड करोगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या है एनालिसिस में हमारे, है ना, सबसे पहले क्या है रिकॉर्डिंग। आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई है ना, जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई है और आप एनालिसिस कर रहे हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, पार्टिसिपेंट नंबर 1, पार्टिसिपेंट नंबर 2, पार्टिसिपेंट नंबर 3। देख हम इसको बाय नेम मेंशन नहीं करते, हम किस चीज़ के ऊपर मेंशन करते हैं, पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2, पार्टिसिपेंट 10, पार्टिसिपेंट नंबर 11, इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या कर दिया, टेप रिकॉर्डिंग। टेप रिकॉर्डिंग के बाद आप क्या करोगे, जब आप एनालिसिस करोगे तो सबसे पहले आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे। क्या करोगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ये क्या है, स्टेप ऑफ थेमेटिक एनालिसिस के स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी आजकल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन मैं आपको मैनुअली बता रहा हूं। स्टेप ऑफ थेमेटिक एनालिसिस, तकरीबन 5 स्टेप है, सही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, किस तरह, वर्बिटम। वर्बिटम का मतलब क्या है, वर्ड वाइज वर्ड। देख ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, उससे जो ऑडियो फॉर्म है उससे टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि आपके पास जो इंटरव्यू है वो कौन से फॉर्म में है, ऑडियो फॉर्म में है ना। आप एनालिसिस कर रहे हो तो आप ऑडियो फॉर्म में तो नहीं कर सकते कि आप जो है मतलब उसकी लिंक दे दें और आप कहें कि मतलब आप खुद उसको सुन लें, ऐसा नहीं है। तो आप उसको ट्रांसक्राइब करोगे। ट्रांसक्रिप्शन किस तरह आप कर सकते हैं कि आप वर्ड बाय वर्ड का मतलब क्या है, अगर पार्टिसिपेंट ने कहा है कि आई मतलब मैंने, आई सेड मैंने ये कहा था, तो आप यहाँ पे आई लिखोगे। लेकिन अगर उसने कहा है कि वी सेड हमने ये कहा था, तो फिर वहां पे आप वी लिखोगे। मतलब ये है कि उसने जिस तरह वर्डिंग यूज किया है ना, आप उस तरह वर्डिंग यूज करोगे। आपने उसमें ना कुछ ऐड करना है ना कुछ उसने, ठीक है। अगर उसने जहां पे मुस्कुरा के बताया है तो आपने कहा है कि उसने मुस्कुराते हुए बताया है। मतलब एक एक वर्ड को आप कोड करोगे, आप अपनी कोई भी वर्ड उसमें आप इजाफा नहीं करोगे, सेम उसकी वर्डिंग होगी, ठीक है। तो आप ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हो, वर्बिटम। वर्बिटम का मतलब है वर्ड बाय वर्ड, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यह है कि जब आप ऑडियो फॉर्म से उसको टेक्स्ट फॉर्म में लेकर आते हो, फ्रॉम ऑडियो टू टेक्स्ट, ठीक है, क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है, ओपन कोडिंग। क्या है, ओपन कोडिंग। ओपन कोडिंग का मतलब क्या है, या फाइंड आउट ओपन कोड। ओपन कोडिंग का मतलब क्या है, उसने जो भी न्यू बात कही है ना, दिस इज ओपन कोडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टडी करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के ऊपर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं,
उसको कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो वो फेस करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से डेटा कलेक्ट कर दिया। ओपन कोडिंग का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल शेराज ये कह रहे हैं कि मतलब इस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका ज़्यादा फोकस क्वांटिटी के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस माइंडेड है सारे, उसका क्वालिटी के ऊपर इतना फोकस नहीं है, वो बिजनेस चाहते हैं, बस पैसे जहाँ से हो। ठीक है, नवीद कह रहे हैं कि बस बहुत ज़्यादा फाइन, मामूली सी बात उसके ऊपर फाइन लगा देना। ठीक है, हर चीज़ के ऊपर फाइन लगा देना। इरफान कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्या है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इस तरह राजा कह रहे हैं कि मतलब जो पहले आपको बताया जाता है कि इस पर इतना खर्चा आएगा, उससे कहीं ज़्यादा खर्चा आता है। कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो छुपा कर आपको नहीं बताते कि मतलब ये आपकी रिटेंशन फीस है, ये पीएनसी रजिस्ट्रेशन फीस है, ये क्लिनिकल रजिस्ट्रेशन फीस है, ये आपको नहीं बताते। ठीक है, इसके अलावा उसामा कह रहे हैं कि इसके अलावा आप जब क्लिनिकल के लिए जाते हैं तो क्लिनिकल के लिए अलग फीस देने होते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देख लें तो ये क्या है? ओपन कोडिंग है। कितने ओपन कोडिंग बने? 1 2 3 4 5 6, ये 6 ओपन कोड बने ना, तो इसको कहते हैं ओपन कोडिंग। जो भी न्यू आइडिया है आप उसको लिख दे, दिस इज कॉल्ड ओपन कोडिंग। यहां तक क्लियर है? अब देख, ओपन कोडिंग बहुत ज्यादा हमारे साथ आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 200 400 जितनी भी है ओपन कोडिंग आ सकते हैं। ओपन कोडिंग इज एनी न्यू आइडिया। अब जो हमारे पास सिमिलर ओपन कोडिंग है, ये सारी सिमिलर है ना, सबका एक ही मकसद है। क्या है? पैसे, एक्सपेंसिव, कि बीएसएन कोर्स इज वेरी एक्सपेंसिव। देख, सबका एक ही मकसद है ना। अगर कोई कह रहे कि क्लिनिकल में पैसे देने हैं तो ये भी एक्सपेंस की बात हो रही है। अगर कोई कह रहे कि बहुत ज्यादा फाइन लगा रहे हैं तो ये भी एक्सपेंस की बात हो रही है। अगर कोई कह रहे कि ट्रांसपोर्ट के लिए अलग पैसे देने हैं तो ये भी एक्सपेंस की बात हो रही है। ऐसा ही है ना। तो ये आप इसके जो सिमिलर ओपन कोडिंग है ना, सिमिलर ओपन कोडिंग, उसको आप मिला के आप एक और कोड बनाते हैं, उसको कहते हैं एक्सियल कोड। क्लियर? आप एक्सियल कोड समझ में आ गई क्या है? एक्सियल कोडिंग। ठीक है, एक्सियल कोडिंग का मतलब यह है कि सिमिलर या सेम ओपन कोड, या आप कह सकते हैं कि एक्सियल कोड इज मर्ज फ्रॉम सेम ओपन कोडिंग। ठीक है, मेक एक्सियल कोड। सही है? इसके एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया कि सबका एक ही आइडिया था ना, एक्सपेंस के ऊपर सबका एक ही कंसर्न था कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव सब आपने किस तरह का किया? एक्सपेंसिव है, आपने सबके ओपन कोड को मिलाकर आपने एक कोड बना दिया ना, तो इसको कहते हैं। अब आपके पास मुख्तलिफ कोड आ गए, एक्सियल कोड। एक कोड आपके पास आ गई, क्या है? एक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरा कोड आपके पास कोई और ओपन कोड से बना, हाँ, क्वांटिटी के ऊपर बना। सही है कि हर चीज़ में बस क्वांटिटी के ऊपर फोकस है। हर इंस्टीट्यूट ये चाहते हैं कि हमारी सीट एनहांस हो, कोई ये नहीं चाहता कि हमारी फैकल्टी भी एनहांस हो। ठीक है, हर इंस्टीट्यूट इस कोशिश में है कि जितने से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं एनरोल कर लूँ। ठीक है, तो ये सारी मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। अब मिला के आपने एक और कोड बना दिया, इसको कहते हैं कि फोकस ऑन द क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। सही है? तो इस तरह मुख्तलिफ कोड्स आपके पास आ गए एक्सियल कोड। आप एक जैसे एक्सियल कोड वो मिलकर सब टीम बनाते हैं या कैटेगरीज बनाते हैं, एक जैसे, जिसका एक ही तरफ इशारा हो। सही है? तो आप कह सकते हैं ना कि ये कौन से फाइनेंशियल, अगर उसमें से ऐसे एक्सियल कोड जो फाइनेंशियल के अंदर आते हैं तो आप कहते हैं कि दिस इज द फाइनेंशियल चैलेंजेस। ठीक है, अगर एथिकल के नीचे आते हैं तो आप कहते हैं एथिकल। ठीक है, मुख्तलिफ। तो एक जैसी एक्सियल कोड, जिस तरह एक जैसे ओपन कोड को हमने मिलाकर हमने क्या बनाया था? एक्सियल कोड। इसी तरह एक जैसी एक्सियल कोड, देख हमारे पास ओपन कोड कितनी थी? फॉर एग्जांपल 100, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 100 थी, उसको कम करके हमने उसको बना दिए एक्सियल कोड में 20 बना दिए हमने। ठीक है,
आप इस 20 को आप और कम कर सकते हो। इसको हम कहते हैं सब कैटेगरीज और सब थीम, सब थीम्स, ठीक है। इसको और कम कर, अब एक जैसे एक्सियल कोड को मिला के आप उसके सब थीम बनाओगे। अगर आपके पास सब थीम आ गई है फॉर एग्जांपल 16, ठीक है, इस 16 को आप एक जैसे सब थीम, एक जैसे सब थीम को मिला के आप क्या बनाओगे, फाइनल थीम्स, क्या बनाओगे, थीम्स बनाओगे फाइनल, ठीक है। ये थीम्स आपके पास फॉर एग्जांपल 4 है। अब देख 4 थीम्स है ना, तो एक थीम्स में कितने सब थीम है, 4, 16 है ना टोटल, तो 4 ज़रबी 4 तो 16 है। ऐसा भी हो सकता है कि एक में आपके पास एक थीम्स में थीम्स 1 जिसमें 6 है, थीम्स 2 इसमें 8 है, और थीम्स 3 इसमें 1 है, थीम्स 4 इसमें 1, इस तरह भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल मिला के आपके पास जो फाइनल है वो कितनी थीम्स है, 4। अब देख, अगर आप अभी कोई आपके रिजल्ट देखेंगे ना तो आसानी से समझ सकते हैं ना कि आपका मतलब क्या है। इससे पहले अगर आप 100 ओपन कोडिंग देते तो एक तो ये है कि मतलब कितने पेजेस में आपको ये प्रिंट करना पड़ता, दूसरा ये है कि आपके पार्टी जो मतलब जो रिव्यूअर है वो इतने डिटेल से तो नहीं पढ़ सकता ना, मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं आपके 100 पेज सिर्फ ओपन कोड को पढूं। तो आप सिर्फ कहेंगे कि थीमेटिक एनालिसिस वाज डन, total 100 open code were identified, और फिर आप कह सकते कि similar open coding were merged to made how many, 20 axial code, then the 20 axial code are merged to make 16 what is it's called sub team, or finally you merge 4 teams from the sub team। तो आपके पास फाइनली कितनी टीम्स आ गई हैं, 4 टीम्स। और इस 4 टीम्स को फिर आपने क्या करना है पता है, आपने फिर उसको क्या करना है, कोड करना है विद द आपकी जो पार्टिसिपेंट है उसके रिस्पांस के साथ, नैरेटिव के साथ, ठीक है। मैं इसके एक दिखा देता हूँ बाद में, 1 2 3 थीमेटिक एनालिसिस की मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरह आपने करना है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? तो एंड में आप मुझे बता, अगर मैं भूल गया कि आप मुझे बता दें तो प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रहे हैं ना, अगर आप कह रही है आपकी टीम्स ये हैं कि जो BSN नर्सिंग है वो क्या है, फाइनेंशियल इशू फेस करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो किस सब टीम में आते हैं, BSN इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इस टीम्स में आते हैं। इसकी ओपन कोडिंग क्या है, आप कह रहे हैं कि देयर इज एक्स्ट्रा चार्जेस। फिर इसके बाद आप लिखोगे कि जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेजेस है जिसमें हमने एडमिशन लिया था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें सिर्फ ये बताया गया था कि मतलब आपने इतने एडमिशन फ़ीस को पे करना है, इतने आपके सेमेस्टर फीस होंगे। हमें ये नहीं बताया गया था कि इसके अलावा क्लिनिकल फीस है, आपकी इस फाइन भी लग सकता है, आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, आपकी PNC रजिस्ट्रेशन है, ये चीज़ें हमसे छुपाया गया था। तो ये उसने बताया है ना, तो आपने ये सारे सेंटेंस लिख देना है एंड में। तो इसको कहते हैं, उसके ऊपर हम लिखते हैं नरेशन, नरेशन लिखते हैं या पार्टिसिपेंट रिस्पांस लिखते हैं। सबसे पहले आप टीम लिखोगे, टीम के बाद सब टीम, ओपन कोड और नरेशन, पेशेंट रिस्पांस। और पेशेंट रिस्पांस के एंड में लिखोगे पार्टिसिपेंट नंबर 1, पार्टिसिपेंट नंबर 2 या पार्टिसिपेंट नंबर। ये बात जो की है ना, ये जो कहानी मैंने अभी सुनाई, ये किसने कहा था मुझे, ये पार्टिसिपेंट नंबर 10 ने मुझे बताया था, ठीक है। अगर मेल है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट नंबर 10M, पार्टिसिपेंट नंबर 10F, ठीक है। लेकिन आपने नेम को नहीं बताना है, क्योंकि वही कॉन्फिडेंशियलिटी, वही सारी चीजें आपने प्राइवेसी को आपने मेंटेन करने हैं। सही है, क्लियर? आर यू कंफ्यूज? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब सिंपली उसकी जो टाइप है उसको शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन इट विल बी एंड ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट, नॉट द यूनिट्स। ओके, सो टाइप कौन से हैं जी? टाइप्स ऑफ
क्वालिटेटिव रिसर्च। सबसे पहले है, इसको हम कहते हैं फिनोमिनोलॉजिकल। लॉजिकल। दूसरा कौन सा है? एथेनोग्राफिक। थर्ड क्या है? केस स्टडी। फोर क्या है? फोर हिस्टोरिकल। फिफ्थ क्या है? ग्राउंड थ्योरी। सिक्स क्या है? एक्शन रिसर्च। ठीक है, यहां से शॉर्टली वी विल डिफाइन, इसमें कुछ खास है नहीं। देख, फिनोमिनोलॉजिकल फिनोमिना से निकला है। फिनोमिना क्या है? एनी इवेंट विच यू कैन सेंस। इसका मतलब इसमें हम क्या मालूम करना चाहते हैं पता है? लाइव एक्सपीरियंसेस। ठीक है, लाइव एक्सपीरियंसेस का आप इसमें मालूम करते हैं, किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी भी इंसिडेंट के ऊपर, किसी भी फिनोमिना के ऊपर। ठीक है, किसी खास पार्टिकुलर फिनोमिना, खास पार्टिकुलर इवेंट, खास पार्टिकुलर इंसिडेंट, जिसका जो विक्टिम है, उस विक्टिम के जो एक्सपीरियंसेस है, लाइव एक्सपीरियंसेस। लाइव एक्सपीरियंसेस का मतलब क्या है? एंड हाँ, जो खुद उसने फेस किया हुआ है। ठीक है, आप इसके एग्जांपल बुनेर में जो फ्लड आया हुआ है, आप उसको ले सकते हैं कि दिस इज इवेंट जिसके ऊपर भी ये गुजरा है। आप उससे पूछते कि एट दैट टाइम आपकी क्या एक्सपीरियंसेस थे, आपकी इमोशन क्या थी, आपकी आपकी देख, वो उसमें से एक का मैंने इंटरव्यू सुना था ना, आपने देखा होगा, जो पानी में खुद बह गया था और फिर एक दरख्त, एक छोटा सा दरख्त था, उसमें वो जो है अपने आप को वहाँ पे उसने सपोर्ट दी थी और एट द एंड वो फिर बच गया था। तो वो कह रहा था कि मुझे ऐसा लगे कि बस पहले तो मैं ख्वाब देख रहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ और ये सारी चीज़ें किस में हो रही है? ख्वाब में हो रही है। फिर एंड में उसने क्या कहा कि मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है। फिर उसने कहा कि मैंने ऐसा कंसिडर कर लिया कि मतलब आप मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुके हैं, इसके बाद मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन एंड में उसने कहा कि देख, जब अल्लाह ताला ने बचाना था तो एक ऐसी दरख्त जो बहुत कमज़ोर दरख्त थी, पानी इसकी इर्द गिर्द यानी चारों तरफ उसकी पानी थी, लेकिन फिर भी वो दरख्त नहीं गिरी। जैसे पानी कम हो गई, दूर से लोगों ने देख लिया, फिर हमारे पास आए, उसने मुझे बचा लिया, फिर मैं बेहोश हो गया था, फिर मैं हॉस्पिटल चला, 5-6-7 दिन में हॉस्पिटल में था। ठीक है, घर वालों की कोई कॉल नहीं आ रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। जब भी मैं पूछता था तो लोग कहते थे कि मतलब वहाँ पे सिग्नल की इशू है, ये वो। जब मैं घर आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये सब हमारे घर में जितने भी लोग थे वो सारे बह चुके थे, कोई भी जिंदा नहीं था। तो इट वाज एक्सपीरियंस जो उसके ऊपर गुजरा था। तो इसको कहते हैं फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी, जब आप किसी फिनोमिना को डिस्कस करते हो, लेकिन जो विक्टिम होते हैं, उसके जो विक्टिम होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, 2005 में जो जलजला आया हुआ था ना, आप जिसके ऊपर वो जलजला गुजरा है ना, वो आपको बता सकते हैं। क्लियर? तो इसको कहते हैं फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी पार्टिसिपेंट के लाइव एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाहते हैं अबाउट एनी पार्टिकुलर फिनोमिना, इवेंट और इंसिडेंट। क्लियर? इसमें कोई खास तो नहीं है, जिस तरह मैंने एनपी स्टूडेंट्स की बात की। सही है? या अगर आजकल अगर हम बात करें, ऑपरेशन हर जगह शुरू हुआ है ना, तो सबसे पहले जो जिसके ऊपर ये पहले गुजरा है 2009 में, अगर आप उसके तअसुरात लेंगे कि क्या हुआ था आपके साथ, किस तरह आपने फेस किया था, क्योंकि न्यू आप लोगों को तो पता नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा, एथनोग्राफी का मतलब क्या है? एथनोग्राफी का मतलब यह है कि आप जब किसी कम्युनिटी या किसी सोसाइटी के जो कल्चर है या उसकी जो कस्टम है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें किसी भी कम्युनिटी
या जो सोसाइटी है इसके कल्चर को आप स्टडी करते हैं, ठीक है, या उसकी कस्टम को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं एथनोग्राफिक। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखें, इसमें यह है कि जो ऑब्जर्वर है या रिसर्चर है वो खुद उसी कल्चर में जाके खुद ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे चतराल के जो लोग हैं उसकी कल्चर मुझे मालूम करने की, चतराल के लोगों की कल्चर क्या है, जब शादी होते हैं तो किस तरह करते हैं, गम के टाइम पे वो किस तरह उसको मनाते हैं, ठीक है, वो 3 दिन के पति हफाने होते या नहीं होते, वो सारी चीज़ें, किस तरह के कपड़े ये लोग पहनते हैं, ईद किस तरह ये लोग मनाते हैं, ठीक है, इसकी कल्चर को मैं मालूम करना चाहता हूँ। मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, इन लोगों के साथ मैं रहूँगा, इस मेहमान को ये किस तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, किस तरह मतलब ये खुशियाँ मनाते हैं, किस तरह ये गम मनाते हैं, मैं खुद वहाँ पे जाके मैं ऑब्जर्व करूँगा, इसके ऊपर फिर मैं लिखूँगा, दिस इज कॉल्ड एथनोग्राफी। सही, आप खुद उसमें उसका हिस्सा बन जाते हो, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन एयर के थ्रू नहीं कर सकते कि बस आपने क्वेश्चन एयर फिल कर लिया और आपने उससे पूछ लिया, वो आपको झूठ भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसके एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं ना, जो प्रीडोमिनेंट कम्युनिटी हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये उसामा चतराल से हैं, अब यहाँ पे सारे पठान कम्युनिटी है, कल्चर है, अगर मैं इससे पूछूँ तो ये कोशिश करेगा कि मैं वो चीज़ें बता दूँ कि हमारी कल्चर में इंक्लूड है जो यहाँ पठान कम्युनिटी में है, ताकि मैं उसको स्ट्रेंज न लगूँ, सही है। लेकिन मुझे तब से ये अंदाज़ा होगा जब मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे, मैं खुद देखूँगा अपनी आंखों से कि मतलब यहाँ के लोग किस तरह मतलब जो क्या कहते हैं उसके त्यौहार कहते हैं, खुशी की किस तरह मनाते हैं, गम को किस तरह मनाते हैं, मेहमानों को किस तरह ट्रीट करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, ठीक है, किस टाइप की, वो सारी चीज़ें, खाना अगर है, जिस तरह हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ है ना, आप किसी के घर जाएंगे तो सबसे पहले वो ड्राई फ्रूट से स्टार्ट करेंगे, कोई लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके सामने खाना रख देंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय खाने के पहले भी देंगे बाद में भी देंगे, मुख्तलिफ होते हैं ना वो सारी चीज़ें, तो आप लोगों ने पहले भी देना है और बाद में भी देना है, सही है, ठीक है। तो ये क्या है, एथनोग्राफिक में आप किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी की जो कल्चर है उसको आप स्टडी करते हो, लेकिन खुद इसका हिस्सा बन के तब आप सही कल्चर जो है उसको आप कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उबैद के कल्चर को देखेंगे वहाँ पे आके, सही है। अच्छा, केस स्टडी क्या है, केस स्टडी में देख केस सही है, जब कोई पार्टिकुलर, जब कोई यूनिक, जब कोई स्ट्रेंज, जब कोई अनकॉमन, देख केस में ये है ना, केस में बाउंड्री होंगे, क्या होंगे, बाउंड्रीज होंगे। आप एक ही पेशेंट को लेकर उससे डेटा कलेक्ट करके उस पर भी आप स्टडी कर सकते हैं, आप किसी ग्रुप को लेकर, पार्टिकुलर ग्रुप को लेकर उसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक पार्टिकुलर केस होंगे, उसी केस को आपने उसके बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और आपने आगे उसको स्टडी करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई MI पेशेंट है और आपने सिर्फ MI पेशेंट के ऊपर स्टडीज करने हैं, सो दिस इज कॉल्ड केस स्टडी, एक ही केस आपने लिया है MI, ठीक है, और उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, सही है। इसके बाद है हिस्टोरिकल में सबसे, देख इसमें पार्टिकुलर इवेंट होंगे, पार्टिकुलर खास, और हिस्टोरिकल में पास्ट इवेंट होंगे, पास्ट इवेंट। फॉर एग्जांपल, नर्सिंग डेवलपमेंट इन पाकिस्तान में नर्सिंग किस तरह डेवलप हुआ था, फर्स्ट नर्सिंग कॉलेज कब बना था, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल कब बने थे, ठीक है, फर्स्ट नर्सिंग जनरल पाकिस्तान में कब जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था, PNC कब बनी थी, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, दिस इज अ पास्ट इवेंट है। आप पास्ट में जाते हैं कि 1947 में ये हुआ था, 48 में ये हो गया, 50 में ये हो गया, नर्सिंग किस तरह डेवलप हुआ पाकिस्तान में, सही है। या आप किसी भी के ऊपर, अगर आप अल्लामा इकबाल के ऊपर रिसर्च करते हो, ठीक है, या आप किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च करते हो, तो आप उसकी फास्ट हिस्ट्री देखते हो ना, फास्ट इवेंट पे आप जाते हो ना, तो इसको कहते हैं हिस्टोरिकल में हम पास्ट पे जाएंगे, पास्ट इवेंट के ऊपर, सही है, क्लियर। अगर आप इसमें टेक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं तो आप 2020 में आपको जाना होगा कि 2020 में ये इंस्टीट्यूट
जो है इस्टेब्लिश हुआ। पहले बैच में हमारे पास इतने स्टूडेंट्स थे, यहाँ पे ये पहले लोकेटेड था। फिर इस जो है मतलब 2022 में आई थिंक शिफ्टेड हो गया। इस यहाँ पे जो सीट है वो इन्हांस हो गई, फैकल्टी इन्हांस हो गई, ये सारी चीज़ें आप बता रहे हो। तो दिस इज द हिस्टोरिकल स्टडी। सही है, वो कहते हैं ना रोला होगी क्या, वो वाली कहानी है। ठीक है, ग्राउंड थ्योरी क्या है? व्हाट इज अ ग्राउंड थ्योरी? देख, ग्राउंड थ्योरी वो रिसर्च है जिसमें आप एक थ्योरीज को जनरेट करते हैं, लेकिन ये जो है ना इंडक्टिव मेथड से। किस मेथड से? इंडक्टिव। एक बात याद रखें, ये रिसर्च हम तब करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता। जब आपके पास कोई ऐसी इवेंट है जिसमें फर्स्ट टाइम आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो एट द एंड आपके पास एक न्यू थ्योरीज डेवलप होंगे ना, एक न्यू रिसर्च की बेस पे आपके पास एक आउटकम आ जाएंगे। ठीक है, एक न्यू हाइपोथेसिस को आप जनरेट करोगे। सो दिस इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। सही है, ग्राउंडेड थ्योरी तब हम करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, एक क्लियर आउटकम नहीं है कि मतलब आपने क्या करना है। एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन आपके पास आ गई है, ठीक है, और आपने उसको डील करना है, लेकिन पहले से कोई क्लियर गाइडनेस नहीं है कि मुझे क्या करना है। जब आप उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करते हो, जब आप उसको एनालाइज करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपके पास एक आउटकम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम फिर जो भी वो करते हैं ना, तो आपने एक सेट किया है ना, एक प्रिंसिपल सेट किया है, एक रूल आपने सेट किया है कि ये करना है, तो नेक्स्ट टाइम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो इसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी, जिसमें एक न्यू थ्योरी जनरेट होती है। क्लियर? और एक्शन रिसर्च ये इम्प्लीमेंटेशन की बेस पे है। किस चीज़ की बेस पे? इम्प्लीमेंटेशन। आप कोई न्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं किसी कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल में, तो किस बेस पे आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो? एक्शन की बेस पे। अगर एक पॉलिसी है जो किसी और कॉलेज में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है और उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो आप उससे इम्प्लीमेंटेशन, उसी एक्शन के थ्रू, उस रिजल्ट के थ्रू आप उसको अपनी कॉलेज में इम्प्लीमेंट करते हो, ताकि इसमें भी ये उसकी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो। क्लियर? तो ये डिफरेंट टाइप है फिनोलॉजिकल। इसके लिए डेटा कलेक्शन, वो सारी चीज़ें वही सेम रहेंगे, सैंपल साइज का सिलेक्शन वही सेम रहेगा, इसके अलावा सैम्पलिंग का मेथड वही सेम रहेगा, और इसमें जो मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू है, इंटरव्यू है, फोकस ग्रुप डिस्कशन है, वो सारी जितनी भी टाइप है वो सब के लिए सेम है। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस आपको पता हो कि जब आपने किसी भी इंडिविजुअल के लाइव एक्सपीरियंसेस को मालूम करना है रिगार्डिंग एनी फिनोमिना या इवेंट या इंसिडेंट, तो आपने फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी को अडॉप्ट करना है। अगर आपने किसी कम्युनिटी, सोसाइटी की कल्चर के ऊपर आपने स्टडी करने हैं, तो एथनोग्राफिक स्टडी डिज़ाइन को आपने लेने हैं। अगर आपके पास एक कोई पार्टिकुलर, एक ख़ास कोई केस है, उसको आप डिटेल में उसके ऊपर स्टडी करना चाहते हो, तो आपने केस स्टडी को। अगर कोई पास्ट इवेंट है, एनी पास्ट इवेंट है, आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, तो हिस्टोरिकल है। अगर आपके पास कोई ऐसे कम्प्लेक्स सिचुएशन है कि मतलब पहले से इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक क्लियर आउटकम नहीं है, आप उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं और आपके पास जो आउटकम आ जाते हैं, तो एक न्यू थ्योरीज डेवलप हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। मतलब आपका जब मकसद ये हो, पर्पज़ ये हो कि मुझे एक न्यू थ्योरीज को डेवलप करना है और आप इसके लिए रिसर्च करते हो, सो दिस इज अ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में हमेशा आप एक न्यू आइडिया को डेवलप करोगे, आप एक न्यू जो सोच है उसको लेकर आओगे। सही है, और एक्शन फोकस करते हैं ऑन द बेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं? ठीक है, अगर आप कहते हैं ना, हम कहते हैं कि अगर आपने ACLS करना है, BLS करने हैं, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक करने हैं। तो ये क्या है? दिस इज द एक्शन रिसर्च। क्लियर? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी। है कोई क्वेश्चन? तो रिसर्च में जितने भी यूनिट्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन, जो एथिकल इशू है रिसर्च में, क्वेश्चन एयर क्या है, या मतलब आपकी जो प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ये सारी चीज़ें, क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन, उसकी जो डिफरेंट टाइप है, डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट, डेटा इम्प्लीमेंटेशन, डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्रिटिक, प्रपोजल राइटिंग, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुके हैं। इफ यू हैव क्वेश्चन इन एनी टॉपिक,
So you can ask me now as well as in a comment section. So thank you so much for listening me and watching me.